प्रिय विद्यार्थियों, आज हम वर्ग नवम का पॉलिटिकल साइंस का अध्याय 4 चुनावी राजनीति इसको देखेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक देश में शासक का चयन जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है और ये प्रतिनिधि का चुनाव कैसे होता है, क्यों जरूरी है। चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक प्रतिद्वंदिता की भी स्थिति होती है, इससे आम पब्लिक को क्या लाभ मिलता है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव का क्या महत्व है, इस बात को हम इस अध्याय में देखेंगे। प्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव क्या होता है, यह शब्दावली आपने सुनी होगी, इसको भी हम लोग इस अध्याय में देखते हैं। चुनाव क्यों, इस सब टॉपिक में बताया गया है। हरियाणा का जिक्र किया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि है और आधी रात की स्थिति है। बहुत से लोग चौराहे पर खड़े हैं और अपने नेता का इंतजार कर रहे हैं कि नेताजी कब आएंगे, और जब भी कोई गाड़ी उधर से गुजरती है तो लोगों में उत्सुकता बढ़ जाती है कि क्या हमारे नेताजी आए। उसे देखने के लिए लोगों में उतावलापन है। हालांकि यह कहानी की पृष्ठभूमि 80 के दशक में 1987 के हरियाणा चुनाव की है। हरियाणा संघर्ष समिति के उसमें नेता थे देवीलाल और वे चुनाव की तैयारी कर रहे थे। कहा जाता है कि वे सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक चुनावी कार्यक्रम करते रहते थे, भाषण करते रहते थे, लोगों को रिझाने के प्रयास कर रहे थे और पिछले 23 महीनों से वो ये कार्यक्रम कर रहे थे कि किस तरह अगली बार जब चुनाव हो तो उनकी सरकार बने। 1982 में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और देवीलाल विपक्ष की भूमिका में थे और चाहते थे कि अगले बार जब चुनाव हो तो उनकी सरकार बने, और उन्होंने न्याय युद्ध नामक अभियान चला रखा था और वे चाहते थे कि अपने गठबंधन के साथ अगले बार वो सरकार बनावे, और वे घोषणा दर घोषणा किए जा रहे थे कि अगली बार जब उनकी सरकार बनती है तो वे किसानों का और छोटे व्यापारियों का कर्ज माफ कर देंगे। तब की सरकार से लोग नाखुश थे और इन्होंने लोक लुभावन भरे वायदे से जनता को रिझा लिया, और यही कारण था कि जब चुनाव हुए तो 90 में से 76 सीटें इन्होंने लाई और अकेले लोक दल को 60 सीटें प्राप्त हुई थी। कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें प्राप्त हुई और स्पष्ट बहुमत लाकर इन्होंने सरकार बनाई। चुनावी परिणाम आने के बाद तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और राज्यपाल में सबसे बड़े दल के नेता के रूप में लोक दल के नेता देवीलाल को बुलाया और उन्हें शपथ दिलाया, क्योंकि विधायकों के समूह ने इन्हें अपना नेता चुन लिया था। चुनाव परिणाम आने के 3 दिन बाद ही इनकी सरकार बन गई, और ये जब सरकार में आए तो छोटे व्यापारी, मजदूर, किसान जो छोटे स्तर पर थे उन लोगों का इन्होंने ऋण जो कर्ज था उन्हें माफ कर दिया। हालांकि फिर 1991 में जब चुनाव हुए तो इनकी सरकार नहीं बन पाई। पुनः हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती है। कई तरह की चुनाव को आपने भी देखा होगा, लोकसभा, राज्यसभा अथवा पंचायत का चुनाव भी आपने देखा होगा कि किस तरह वहाँ वोटिंग के लिए लोग जाते हैं और उसके पहले उम्मीदवार प्रचार भी करते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि चुनाव की ज़रूरत क्यों है। तो हम जानते हैं कि लोकतंत्र में एक निश्चित और नियमित अंतराल पर चुनाव होते रहते हैं। लोग शासक को बदलने का भी चुनाव के माध्यम से अधिकार रखते हैं, और दुनिया में अभी 100 से अधिक देश होंगे जहां की लोकतंत्र है और चुनाव के माध्यम से सरकार का चयन किया जाता है, सरकार को बदला जाता है। और कई ऐसे देश जो कि लोकतंत्र नहीं है वहां भी चुनाव किए जाते हैं। यह भी आप सोच सकते हैं कि बिना चुनाव के शासन चलाया जाए, लेकिन आप जब सोचेंगे, कल्पना करेंगे तो आपको लगेगा कि विशाल आबादी के लिए सब कोई मिलजुल कर बैठकर शासक का चयन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन का संचालन
किया जाता है। और चुनाव के बिना प्रतिनिधि का चयन कैसे होगा, इस पर नहीं हो सकता। इसका कोई आधार यदि आप रखते हैं कि उसका अनुभव या उम्र है तो उसको रख लें, लेकिन सही अर्थों में अगर हम अपने प्रतिनिधियों का चयन करें, हर एक लोगों की भावनाएं व्यक्त हो चुनाव के माध्यम से, तो कहीं न कहीं हमें प्रतिनिधियों का चयन करना ही पड़ता है। आप हो सकता है ये सोचते हो कि कैसे हम तय करेंगे मेरा प्रतिनिधि सही ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या उसे हम लोग कैसे बदल सकते हैं अपनी इच्छा के अनुरूप यदि काम नहीं करें। तो आप समझ लें कि यदि आपको प्रतिनिधि पसंद नहीं आता है तो एक नियमित अंतराल के बाद ऐसी व्यवस्था लोकतांत्रिक परिस्थिति में होती है कि आप उसे बदल सकते हैं। और यह व्यवस्था ही चुनाव है। चुनाव के माध्यम से ही आप अपने प्रतिनिधि को, यदि वो पसंद नहीं आए तो आप उसे बदल सकते हैं या किसी नए चेहरे को आप ला सकते हैं। चुनाव के माध्यम से कई तरह की बातें होती है। आम मतदाता अब प्रतिनिधि का चयन करती है, क्यों करती है? तो क्योंकि वे जाके कानून बनाएं आपके हित में, और सरकार कोई बड़ा फैसला कर सकती है और कोई भी दिशा निर्देश वो आपके लिए बना सकती है। एक अच्छे कानून का निर्माण वो कर सके, इसीलिए हम उन्हें चुनते हैं। अगर हम कहें यहाँ पर कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने का आधार क्या है, कैसे हम मान लें कि चुनाव लोकतांत्रिक परिस्थिति में हो रहा है, तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से हो रही है। और हम इस देश में लोकतांत्रिक परिस्थिति के अनुरूप कह सकते हैं, क्योंकि जो गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं वह भी चुनाव का ढोंग रचते हैं और कहते हैं कि हमारे यहाँ भी चुनाव होता है, लेकिन चुनाव हो जाना ही लोकतंत्र का आधार नहीं है। तो इसके आधार के बुनियादी स्वरूप यदि हम देखें तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले तो सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार हो, सबों को वोट देने का अधिकार बिना किसी भेदभाव के, स्त्री पुरुष गोरे काले अमीर गरीब सबों को, और हर एक व्यक्ति का एक वोट, एक व्यक्ति एक मूल्य, इस तरह की परिस्थिति जरूरी है। वहीं हर व्यक्ति को चुनाव में भागीदार पार्टिसिपेट करने का अधिकार होना चाहिए, उसे चुनाव में खड़ा होने का अधिकार होना चाहिए। मतदाताओं के सामने विकल्प की आज़ादी हो, ऐसा नहीं कि एक ही व्यक्ति हो तो फिर वोट किसको देगा, या एक ही पार्टी का रहेगा तो फिर वोट किसको देगा। तो कई पार्टियां अगर रहती है तो व्यक्ति को लगता है कि नहीं, हमको आज़ादी है, हम जिसको मन होगा उसको वोट देंगे। एक निश्चित अंतराल पर चुनाव कराए जाना चाहिए, कराते जाने चाहिए, क्योंकि अगर निश्चित अंतराल पर नहीं होता है तो फिर वहाँ पर मनमानी की संभावना बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, अहम बात, कि चुनाव स्वतंत्र होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं होना चाहिए। और यदि कोई ताकतवर नेता है, बहुत लोकप्रिय नेता है, और यदि जनता चाहे तो उसे भी बदल सकती है चुनाव के माध्यम से। और वहाँ पर इसके लिए ज़रूरी है कि निष्पक्ष हो, स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, किसी तरह का किसी के पक्ष में भेदभाव वाली कोई बात नहीं हो। हालांकि ये सारी बातें सुनने में जितनी आसान सी दिखती है, व्यवहारिक धरातल पर उतनी आसान काम होता नहीं है। लेकिन अपने देश के संदर्भ में यदि देखें तो हम कह सकते हैं कि अपने देश में चुनाव स्वतंत्र होता है, निष्पक्ष होता है, लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है, बिना किसी भेदभाव किया जाता है। यही कारण है कि समय समय पर यहाँ सरकारें बदलती रही है। ऐसी बातें नहीं है कि एक ही सरकार आ रही है। जनता ने समय समय पर सरकार को बदल कर दिखा दिया है कि उसके अनुरूप यदि आप नहीं चलिएगा तो आपको बदलने की क्षमता रखती है। और सरकार, कोई भी राजनीतिक दल ने भी दिखाया है कि जनता ने जिसे बहुमत दिया है, सर्वमान तरीके से उसे स्वीकृति भी दी है। अब हम यहाँ पर देखते हैं, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज़ है? तो हम चुनाव के दौरान देखते हैं कि जिस क्षेत्र में उम्मीदवार खड़े होते हैं वहाँ कई उम्मीदवार होते हैं, और आपस में एक तरह की लगता है कि राजनीतिक प्रतियोगिता हो रही है, प्रतिद्वंद्विता हो रही है आगे बढ़ने की। हर कोई लोक लुभावन नारा देता है, वायदा करता है, और कई बार तो लगता है कि चुनाव के माध्यम से घर परिवार सब बट जाता है। पार्टी पॉलिटिक्स की बात आपने भी सुनी होगी, और लगता है कि जो है वो कहते हैं हमको वोट दीजिए, हमको वोट दीजिए। अब लगता है कि जो है घर परिवार तक टूट जाएगा, गांव समाज सब में बिखराव सी स्थिति बन जाती है।
कई लोग इसलिए भी चुनाव में खड़े नहीं होते हैं कि अगर हम खड़े हो जाएंगे तो हो सकता है जो पार्टी है, जो उसका नेता है, वह हमसे नाराज़ न हो जाए। जीत हार तो बात की बात है। तो इस कारण भी बहुत से लोग चुनाव में उम्मीदवार बनना पसंद नहीं करते हैं, या किसी के पक्ष में खुलेआम प्रचार भी नहीं करते हैं कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। निसंदेह ऐसी आशंका है संविधान निर्माताओं को भी रही होगी। इसके बावजूद उन्होंने मुक्त चुनावी व्यवस्था की संविधान में व्यवस्था की। ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य रहा कि कोई भी नेता आवेंगे तो वे अपने देश के बारे में सोचेंगे, एक अच्छा कानून बनाएंगे और इससे लोगों का विकास होगा। लोग अच्छे लोग आवेंगे तो ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हें कुर्सी का मोह ही होगा, बल्कि सेवा भावना की भी बातें उसमें होगी। और वे जब आएंगे तो लोगों का सेवा भावना भी करेगा। ऐसी बातें यदि नहीं होगी तो सरकार को तो अगले वर्ष प्रतिनिधि को जो दावा करती है सरकार के रूप में ही हम रह जाएंगे। अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो पब्लिक उन्हें बदलती भी है। और अपने देश में तो नियमित तौर पर चुनाव की बातें कही गई है। लोक लुभावन से ही काम नहीं चलता। यदि सत्ता को सुशोभित करने को उसे मौका मिलता है और काम नहीं करते हैं वायदे के अनुरूप, तो सरकारें को लोग बदलती भी है। और इसे इस तरह भी समझा जाता है, कोई भी दुकानदार है वो चाहता है कि कोई ग्राहक हमारे यहाँ बना रहे, अस्थायी रूप से बना रहे। और यदि हम अच्छा सौदा नहीं देंगे तो हो सकता है फिर दूसरे दिन वो ग्राहक मेरे दुकान में नहीं आएगा। ज़बरदस्ती का दिन आप ला सकते हैं। उसी तरह कोई भी राजनीतिक दल हो तो वो जनता की सेवा करेंगे ही करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो फिर अगले चुनाव में वो डिफीट खा जाएंगे, फिर पराजित हो जाएंगे। इसीलिए नियमित रूप से चुनाव की बातें यहाँ की गई। राजनीतिक दलों में आपसी मनमुटाव भले ही हो जाते हैं, लेकिन दीर्घकालिक दृष्टि से अगर देखें तो वहाँ पर पब्लिक को फायदा पहुँचाने का हर एक राजनीतिक दल सोचते हैं, क्योंकि यदि ऐसा ना करेंगे तो इसका उसे खामियाजा भी भुगतना पड़ जाता है। यहाँ पर दो कार्टून आप देख सकते हैं किस तरह वो कह रहे हैं कि मेरे पास योजना है, वायदे हैं, घोषणा है। तो वहीं जो मतदाता वो कहता है मेरे पास वोट है। तो देखिए असली पावर किसके पास है। और वहीं दूसरे कार्टून में आप देख सकते हैं कि किस तरह सारे घोषणाएं को जो है ना वो बोरा में बंद करके ले जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति भी लगती है कि जनता के सपने लूट कर भी कभी ले जा रहे हैं, लेकिन ऐसी स्थिति होती नहीं है। जनता के लिए भी काम करना पड़ता है। पर हम अब देखते हैं कि चुनाव की प्रणाली क्या है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अपने यहाँ चुनाव लोकतांत्रिक होती है। और कैसे अगर चुनाव होती है तो हम कह सकते हैं कि लोकसभा, विधानसभा या स्थानीय स्वशासन के लिए, पंचायती राज के लिए अपने यहाँ चुनाव कराया जाता है। और हर एक 5 वर्ष पर नियमित रूप से चुनाव का प्रावधान है। और इस 5 वर्ष के बाद लोकसभा या विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है। उसके बाद पुनः चुनाव कराया जाता है। यह चुनाव एक ही दिन होता है पूरे देश में, या कुछ अंतराल के बाद 8 दिन बाद या 4 दिन के अंतराल पर या 8 दिन के अंतराल पर होता है। तो इसे एक आम चुनाव कहते हैं, जो कि पूरे देश के स्तर पर होता है। कई बार किसी निर्वाचन क्षेत्र विशेष में पहले ही 5 वर्ष के पहले ही चुनाव होता है और इसे उपचुनाव भी कहते हैं। इसका कारण हो सकता है कि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए या वह इस्तीफा दे दे, तो ऐसे में उपचुनाव कराना पड़ता है। यहाँ पर जैसा कि हमने पहले देखा कि हरियाणा में देवीलाल की सरकार बनी थी, तो वहाँ भी विधानसभा का चुनाव हुआ था। तो कितने सदस्य सीटों के लिए चुनाव हुआ? तो 90 सीटों के लिए। और यदि हम अपने बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ विधानसभा में 243 सीटों पर विधायकों का चुनाव कराया जाता है। हर एक क्षेत्र को निर्वाचन क्षेत्र के रूप में बांट दिया जाता है, उसका परिसीमन कर दिया जाता है कि इस क्षेत्र तक के मतदाता के लिए एक संसदीय सीमा होगी, वहां से एक एमपी चुने जाएंगे। और इस तरह देश में अगर लोकसभा की बात करें तो 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव कराया जाता है। और जो सदस्य चुने जाते हैं वो संसद सदस्य कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहलाते हैं। और एमपी के रूप में भी हम लोग उसे जानते हैं। हम यह भी जानते हैं कि
देश में हर एक व्यक्तियों का एक वोट होता है और एक वोट का एक मूल्य होता है, तो सभी के वोट का कीमत बराबर है। यहाँ पर कोशिश की जाती है कि लगभग प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में वोटरों की संख्या समान हो। इसी प्रकार प्रत्येक राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, तो वहाँ पर उसको क्षेत्र में, निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और जो चुनाव जीतकर जाते हैं उसे वो विधानसभा जाते हैं और वे विधायक कहलाते हैं। लोकसभा और विधानसभा की तरह पंचायत में या नगर पालिका में भी आप देखते होंगे, वहाँ भी सीटों का क्षेत्र बंटवारा होता है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में होता है। या पंचायत में देखते होंगे, पंचायत का एक सीमा होता है, वहाँ से एक मुखिया चुने जाते हैं, एक पंचायत समिति, या पंचायत को कई वार्ड में बांटकर देखा जाता है और एक वार्ड से एक वार्ड मेंबर का चयन किया जाता है। तो वार्ड की भी सीमा होती है। जिस तरह वार्ड की सीमा को आप आसानी से समझ सकते हैं, पंचायत की सीमा को आप समझ सकते हैं, उसी तरह विधायक जो एमएलए होते हैं, जो राज्य की विधानसभाओं में जाते हैं, उसका भी क्षेत्र उसी तरह एक सीमांकन होता है उनका। और उसी तरह केंद्रीय स्तर पर लोकसभा में जब एमपी जाते हैं, उसका भी सीमा का निर्धारण होता है। और कई बार इस निर्वाचन क्षेत्रों को ही सीट के नाम से पुकारा जाता है। आपने सुना होगा कि फलाना पार्टी इतना सीट प्राप्त किया, 100 सीटें प्राप्त किया, 80 सीटें प्राप्त किया, बहुमत प्राप्त किया। कहने का मतलब है कि वो क्षेत्र, जो निर्वाचन क्षेत्र जो होता है, उसको सीट के नाम से भी पुकारते हैं। एक निर्वाचन क्षेत्र में एक उम्मीदवार जीतते हैं तो वो एक सीट के रूप में हम लोग व्यवहारिक रूप में उसे बोलचाल में नाम देते हैं। कुछ क्षेत्र को आरक्षित निर्वाचित क्षेत्रों में भी यहाँ संविधान निर्माताओं ने रखा है। संविधान निर्माताओं को लगा था कि जो कमजोर पर हैं, जो हाशिए पर के वर्ग के लोग हैं, उनका भी प्रतिनिधित्व यदि संसद में, राज्यसभा में, विधानसभा में नहीं होगा तो उनके हितों की रखवाली हो सकता है अच्छी तरीके से ना हो सके। इसलिए उनके सीटों को सुरक्षित करने का प्रयास किया गया है, आरक्षित करने का प्रयास किया गया है। उस सीट पर उसी वर्ग विशेष से लोग चुनाव लड़ते हैं और वे जीतते हैं। जैसे आप कहीं भी सुने होंगे कि ये सुरक्षित क्षेत्र है विधानसभा के लिए अथवा लोकसभा के लिए, तो ये इसलिए ऐसी व्यवस्था किए हैं कि उनका भी हित सधे, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, उसको ऐसा ये न लगे कि हम पिछड़े हुए हैं, हमारे लिए व्यवस्था नहीं है। और वर्तमान में देखें तो लोकसभा में 79 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रखी गई है, वहीं 41 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रखी गई है। आबादी के हिसाब से, उनके अनुपात के हिसाब से उनको प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है। और हम यह भी देखते हैं कि लोकसभा अथवा विधानसभा की तरह कमजोर जातियों को पंचायत स्तर पर भी आरक्षण दिया गया है और कोशिश किया गया है कि वे अभी अपने आप को दबे कुचले महसूस न करें, मुख्य धारा में वे भी आ सकें। आप यह भी देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र हो अथवा शहरी क्षेत्र हो, हर जगह उनको आरक्षण दिया जाता है अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से, वे भी मुख्य धारा में आ सके। आप यहाँ पर एक चीज गौर कर सकते हैं कि जैसे कि बिहार है, यहाँ पंचायतों में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया गया है, तो कि वो जो हाशिए पर वर्ग चले गए हैं वे भी आगे आ सकें। ऐसी बातें हर स्तर पर की जाती है कि अगर वो प्रतिनिधित्व करके शासन कार्य में हिस्सेदारी लेंगी, राजनीतिक सहभागिता उनकी बढ़ेगी, तो उनका राजनीतिक विकास होगा और हर तरह का विकास होगा। आपके लिए यहाँ पर 2 प्रश्न हैं कि लोकसभा में प्रत्येक राज्य से कितने कितने सीट का प्रावधान है, कितने कितने उम्मीदवार जाते हैं, कितने सदस्य की संख्या होती है, इसको आप लिखें। और प्रत्येक राज्यवार, केंद्र शासित प्रदेश की बार कितने सीटों का प्रावधान किया गया है, इसको भी आप लिखें और कमेंट बॉक्स में उत्तर देने की कोशिश करें। आप जानते हैं कि जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है वे वोट दे सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उम्र होना ही काफ़ी नहीं है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। वोटर लिस्ट भी उसे बोलते हैं, उसमें उसका नाम दर्ज होना चाहिए, तभी आप वोट दे सकते हैं।
और मतदाता सूची में बिना किसी भेदभाव के सार्वजनिक वयस्क मताधिकार लोगों को प्राप्त है। हर एक लोगों का नाम दर्ज किया जाता है। बहुत अपवाद स्वरूप किसी का नाम उसमें दर्ज नहीं होता है। मतदाता सूची तैयार करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पहला सीढ़ी हो जाता है, चुनाव का पहला सीढ़ी हो जाता है कि और एक आधार हो जाता है। वहीं से तय होता है कि आप कौन कौन आप वोट दे सकते हैं और किसको वोट देना ये तो बाद में, लेकिन कौन वोट दे सकते हैं, कौन सरकार बनाएंगे, तो यह कदम की शुरुआत वहीं से हो जाती है। कुछ खास परिस्थितियों में जो कि दिमागी रूप से असंतुलित हो या कोई आपराधिक पृष्ठभूमि का बहुत अपराध किया हुआ हो तो उसे वोट देने से रोक लिया जाता है, उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। और इतना जान लें, हर चुनाव के पूर्व मतदाता सूची में सुधार किया जाता है, क्योंकि कुछ नए लोग उसमें जुड़ते हैं जिनकी उम्र 18 वर्ष हो जाती है, वे वोट देने के लायक हो जाते हैं, उनका नाम वहाँ जोड़ा जाता है। और कुछ लोग बाहर चले जाते हैं या मृत्यु हो जाते हैं, मृत्यु जिनकी हो जाती है, उनका नाम वहाँ से विलोपित किया जाता है, नाम डिलीट किया जाता है, नाम उसको हटाया जाता है और नए नाम को जोड़ा जाता है। और यह जोड़ना हटाना यह सरकार का काम है, सरकार के अधिकारियों का काम है। ऐसी व्यवस्था यहाँ की जाती है कि ये काम चलते रहती है, अनवरत चलती रहती है, लेकिन चुनाव के समय इसको सही रूप से तैयार किया जाता है। और मतदान परिचय पत्र भी लोगों को दिया जाता है कि उसमें सारा रिकॉर्ड दर्ज होता है, कहाँ किस वोट पर किस बूथ पर जाना है, कौन सा विधानसभा क्षेत्र है आपका, उसमें फोटो भी लगा होता है कि आप ही आदमी हैं, सही आदमी हैं। और जो मतदाता सूची होता है उसमें पहले फोटो नहीं होता है, लेकिन संशोधन करके अब जब मतदाता सूची तैयार किया जाता है उसमें नागरिकों का फोटो भी रहता है, ताकि वो सही तरीके से मिलान हो सके, सही मतदाता वोट कर सके, किसी के बदले में कोई दूसरा उम्मीदवार कोई दूसरा जाके वोट नहीं कर सके। अब यहाँ पर हम देखते हैं उम्मीदवारों का नामांकन कि कौन उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं। तो जो वोट डाल सकते हैं वो उम्मीदवार के रूप में खड़े भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र 18 नहीं 25 वर्ष होनी चाहिए और किसी अपवाद स्वरूप कोई विवादित मसले में आप ना पड़े हो, आपको अपराध की सजा नहीं दी गई हो, आप दिवालिया ना हो, मानसिक रूप से विक्षिप्त ना हो, तो आपको वोट लड़ने का अधिकार है, आपको चुनाव में खड़े होने का। और लोकसभा विधानसभा में तो राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं, वे मनोनयन करते हैं कि इस क्षेत्र से हमारे इस राजनीतिक दल के ये व्यक्ति खड़े होंगे, उम्मीदवार होंगे, चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी उन्हें मनोनीत करती है। सामान्य तौर पर आप सुने होंगे तो उन्हें टिकट मिला या इस टिकट से वे लड़ रहे हैं, तो जो जिस पार्टी के होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं और पार्टी उन्हें मनोनीत भी करती है। इसे आमतौर पर व्यवहारिक रूप से लोग यह भी बोलते हैं उन्हें टिकट मिला, टिकट भी उनको कह सकते हैं, पन्ना छाप कह सकते हैं। जो उम्मीदवार होते हैं नामांकन कराने के समय उन्हें कई घोषणाएं करनी पड़ती है और कुछ पैसा जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है, ताकि यदि वे जब चुनाव हार जाते हैं तो वो पैसा वापस नहीं मिलता है। लेकिन चुनाव जीत जाते हैं अथवा उनकी जमानत जब्त नहीं होती है, एक निश्चित मत उन्हें प्राप्त हो जाता है, तो पैसा उन्हें लौटा दिया जाता है। और जैसे कि कोई तरह की वारदात हो जाती है तो उनको दर्ज कराना पड़ता है, कितने आपराधिक मामले या कितने उनके खिलाफ मामले चल रहे हैं, इनका जिक्र करना पड़ता है। उनकी पूरी संपत्ति कितनी है, पूरे परिवार की संपत्ति कितनी है, कितना कर्ज है, कितनी शैक्षिक योग्यता है, इन सारी कई सूचनाओं को उन्हें चुनाव लड़ने के समय, नामांकन फॉर्म भरने के समय भरना पड़ता है। और ये सूचनाएं सार्वजनिक कर दी जाती है ताकि क्षेत्र की सभी मतदाता उसे देख सके, उस आधार पर अपना मत उसके प्रति व्यक्त कर सके, एक धारणा बना सके और लोग अच्छे उम्मीदवार का चयन कर सके। इसके पीछे उद्देश्य यह है और मतदाता भी अपने प्रतिनिधि को जान सके, उनके बारे में जाने, इनके पीछे ये उद्देश्य रहा है।
अब यहाँ पर देखते हैं उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता। कभी कभी लगता है लोगों को कि जो उम्मीदवार होते हैं, जो नेता होते हैं, उनके लिए पढ़ाई लिखाई अनिवार्य कर देनी चाहिए, BA पास, MA पास। लेकिन अगर हम इस बात को देखें तो इसका दूसरे पहलू को देखें तो पहले तुम्हें लगता है कि नहीं, इसे होनी चाहिए। जब शिक्षा का महत्व है, पढ़ाई लिखाई का महत्व है, तो हमारे नेता पढ़े लिखे क्यों ना हो, पढ़ाई जरूरी होनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलू को देखें तो हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे देश में शिक्षा का स्तर भी काफी निम्न है और शुरू में तो और कम थी। और यदि हम पढ़ाई लिखाई की सीमा को देखते तो 90% लोग तो ऐसे ही बाहर हो जाते, तो उचित भागीदारी नहीं हो पाती। दूसरी बात कि हर चीज के लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी ही है, डिग्री जरूरी है, ऐसी कोई बातें नहीं है। कोई क्रिकेट खेलता है तो उसके लिए पढ़ाई लिखाई जरूरी नहीं भी है। जरूरी नहीं है कि वो अच्छा शिक्षित हो, डिग्री हो तभी वो क्रिकेट खेल सकें, फुटबॉल खेल सकें या फिल्मी दुनिया में जा सकें। बिना पढ़े लिखे लोग भी बहुत अच्छी काम करते हैं। और राजनेता, लोकतंत्र ये सेवा का चीज है, जनसेवा का चीज है। और ऐसी धारणाएं, ऐसा क्रियाकलाप लोग बिना पढ़े लिखे भी कर सकते हैं। इसी उद्देश्य को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने इस संदर्भ में सख्ती नहीं की और यह सोचा कि नैतिक रूप से जो नेता होंगे वे आम पब्लिक के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, अधिक से अधिक सेवा के माध्यम से उन्हें अच्छा अवसर उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। अब हम यहाँ पर चुनाव अभियान की चर्चा करेंगे। चुनाव अभियान में क्या होता है कि कौन सी पार्टी अच्छी है, किसकी नीति अच्छी है, कौन सी पार्टी काम करेगी, इसके बारे में एक धारणा लोगों में भी होनी चाहिए और यह बहस खुले रूप में होनी चाहिए। हमारे देश में जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तो चुनाव के पूर्व 2 सप्ताह पूर्व से लोग खुलेआम उसका प्रचार करने लगते हैं और उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं। ये तो ऐसी भी बातें देखी जाती है कि लोगों को, उम्मीदवार को लगता है कि 5 वर्ष के बाद चुनाव होना ही है, तो वो पहले से ही तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसी भी बातें देखने को मिलती है। लेकिन चुनाव, जब से चुनाव आयोग की घोषणा करती है कि इस बीच नामांकन होगा, इस बीच से फिर आप रैली कर सकते हैं, उसकी इजाजत देती है, तो अपने समर्थकों के साथ रैली, प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी, ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है। अपने समर्थकों के साथ खूब उल्लासमय वातावरण में ये लोग जनता को रिझाने की कोशिश करते हैं और बहसें भी होती है कई बार टीवी पर, रेडियो पर, समाचार पत्रों में आप देखते होंगे कि दोनों पार्टियां, कई पार्टियां बहस भी करती है और कभी कभी कुछ लोग डिस्टर्ब भी करते हैं कि चुनाव नहीं हो। ऐसे भी लोग देश में हैं और उन्हें लगता है कि लोकतंत्र देश में नहीं रहे। इसके लिए कभी कभी आप देखते होंगे कि उग्रवादी हमला तक हो जाता है, चुनाव का बहिष्कार तक कुछ लोग कर देते हैं। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि काम नहीं तो वोट नहीं, मेरे इलाके में काम नहीं हुआ है तो हम वोट नहीं देंगे। ऐसी ही बातें देखने को मिलती है। लेकिन चुनाव बहिष्कार करना ये स्वस्थ लोकतंत्र के हित में कदापि नहीं है और सरकार भी चाहती है कि अधिक से अधिक लोग पार्टिसिपेट करें, वोट देने जाए। चुनाव प्रशासन भी यही चाहती है कि चुनाव बहिष्कार संबंधी कोई भी बातें न हो। यहाँ पर बहुत से राजनीतिक दल नारे लगाती है, जैसे कि इंदिरा गांधी का एक नारा था 1971 के चुनाव में, उन्होंने दिया था गरीबी हटाओ, और उन्होंने वादा किया था कि जब सरकार में आएंगे तो गरीबी हटाई जाएगी। उसके बाद 1977 में जब विपक्षी की सरकार बनी थी तो उस समय उन्होंने एक नारा दिया था लोकतंत्र बचाओ, ऐसी भी। उसके बाद 1977 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वालों को नारा दिया था वामपंथी दलों ने। 1983 के आंध्र प्रदेश के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम के नेता NT रामाराव थे, उन्होंने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। कई नारे चलते रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के समय फील गुड का नारा आया था। इस तरह की कई बातें चुनाव के समय में एक बातें जो है जनता के बीच लोकप्रिय कराने के प्रयास किए जाते रहे हैं। कई बार तो ऐसी भी बातें होती है कि चुनाव का वोट जब लोग जाते हैं तो वहाँ उन्हें लौटा दिया जाता है। तो तुरंत किस आदमी होते हैं, कहते हैं जाओ 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 तुम्हारा वोट तो हम डलवा दिए। तो सरकार की, प्रशासन की हर संभव कोशिश होती है कि ऐसी बातें ना हो
कोई बूथ लूट न लिया जाए, जबरदस्ती वोटिंग ना हो और सही आदमी सही तरीके से वोट कर सके, ऐसी भी बातें होती है यहाँ पर। जैसा कि आप इस कार्टून से समझ सकते हैं कि यह कहते हैं क्यों परेशान होते हो, जाओ तुम्हारा वोट तो हमने बर्बाद दिया है। यहाँ पर फिर मतदान सेंटर पर जो मतदाता जाते हैं वे निराश लौटते हैं। ऐसी बातें लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार करने की आजादी तो होती है, लेकिन उस पर भी बंधन लगाया जाता है। मनमानी पूर्ण स्वतंत्रता की आजादी नहीं होती है। कई बार कई उम्मीदवारों से कई तरह का रोक भी लगाया जाता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मतदाता को लोभ नहीं दे सकते, पैसे नहीं बांट सकते कि पैसा देके आप वोट ले लीजिए, घूस या जबरदस्ती हम ही को वोट देना होगा, या आप जाति के आधार पर धर्म के आधार पर वोट मांगने की मनाही है। और एक निश्चित रकम से ज्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते हैं। लोकसभा है तो 70 लाख रुपये से अधिक आप खर्चे नहीं कर सकते हैं। उसी तरह विधानसभा के लिए भी है और हर क्षेत्र के लिए अलग अलग समय समय पर निर्वाचन आयोग द्वारा राशि तय की जाती है और जितने आप खर्च करते हैं सबों का लेखा जोखा भी उन्हें वहाँ देना पड़ता है निर्वाचन आयोग के पास। चुनाव के संदर्भ में एक आदर्श संहिता लागू की जाती है, एक आचार संहिता जो कि हर एक दृष्टि से आदर्श हो, उसका अवमानना न हो, उसकी अवहेलना न हो, आम पब्लिक को लगे कि नहीं स्वतंत्र चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, चुनाव आयोग पारदर्शी तरीके से चुनाव की व्यवस्था कर रहे हैं। और यदि किसी तरह की अशोभनीय वारदात होती है या डराकर धमकाकर गलत तरीके से वोट ले लिया जाता है तो बाद में चुनाव को रद्द भी किया जाता है। और कई तरीके के अन्य रोक भी हैं, जैसे चुनाव के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यदि आप सरकार में भी हैं तो सरकारी वाहन का जो है उसमें उपयोग नहीं कर सकते हैं, हम सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। और चुनाव की जब घोषणा हो जाती है तो फिर आचार संहिता लागू हो जाने के बाद कोई मंत्री भी है तो वहां पर बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकते हैं और कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकते हैं। जनता को लगे कि जो है अगर ये है तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप घोषणा कर सकते हैं लेकिन कोई नीतिगत बड़े फैसले फिर वहां पर नहीं लिए जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मतदान और मतगणना। तो जिस दिन चुनाव की तिथि होती है उस दिन लोग जाते हैं और यह एक आखिरी चरण होता है और लोग मतदाता वोट देते हैं और चुनाव का दिन भी कहलाता है। और कई तरह के नारे भी सुने होंगे आपने कि पहले मतदान फिर जलपान। कहने का मतलब है कि मतदान किसी भी सूरत में भूल नहीं जाना है, मतदान करना ही करना है। वोट देकर अपने अच्छे नागरिक का दायित्व निर्वहन करना है, राष्ट्र निर्माण में सहभागिता निभाना है। और मतदाता सूची में दर्ज हर व्यक्ति संबंधित मतदान केंद्र पर जाता है या अमूमन किसी स्कूल में बनाया जाता है या किसी अन्य सरकारी कार्यालय में बनाया जाता है और कोशिश की जाती है कि लोगों को ज्यादा दूरी तय नहीं करना पड़े। और मतदाता जब मतदान केंद्र पहुंचता है तो वहाँ अधिकारी होते हैं, चुनाव अधिकारी, उसका पहचान पत्र देखते हैं, फिर अपने मतदाता सूची से लिस्ट तैयार करते हैं, देखते हैं, वहाँ मिलान करते हैं और फिर वहाँ आप देखते होंगे कि जो वोट दे जाते हैं उसके नाखून पर एक ब्लैक मार्क लगा दिया जाता है ताकि वे व्यक्ति फिर दोबारा न जा सकें। वह स्याही तुरंत छूटता नहीं है और फिर दोबारा यदि जाएंगे तो फिर वो पकड़ा जाएंगे। इसीलिए और वहाँ पर चुनाव पारदर्शी तरीके से हो, हर एक राजनीतिक दल के एजेंट, चुनावी एजेंट वहाँ पर बैठे रहते हैं और वे मतदान केंद्र पर उसे बैठने की इजाजत होती है सभी उम्मीदवार के एजेंट को, ताकि वो देख सके कि सही तरीके से चुनाव व्यवस्था की जा रही है। और जो मतदाता जाते हैं अपनी पसंद के उम्मीदवार के सामने जो बैलेट पेपर दिया जाता है उस पर मुहर मारते हैं और यदि बैलेट पेपर नहीं रहता है तो अब ईवीएम आ गया है और ईवीएम में संबंधित नाम, उम्मीदवार के नाम रहते हैं, उसका जो चिन्ह मिला रहता है, चुनावी चिन्ह मिला रहता है वो रहता है, उसके सामने एक बटन रहता है, उसको क्लिक करना पड़ता है, वो फिर आवाज करता है, उसको पता चल जाता है कि मेरा वोट हो गया। और ईवीएम के साथ साथ आपको वीवीपैट भी लगाया जाता है कि जहाँ पर वोट देता है उसके बगल में एक बॉक्स रखा रहता है, उसमें जो आप जिस पार्टी को दिए उसका नाम, उस पार्टी का चिन्ह और एक पर्चा के रूप में 7 सेकेंड तक आप उसको देख सकते हैं, वो गिरता हुआ आपको दिखेगा और आप आश्वस्त हो सकते हैं कि हमारा वोट हम जिसको दिए उसको ही पड़ा है। मतदान हो जाने के बाद सभी
बॉक्स को एक निर्धारित सेंटर पर ले जाया जाता है और वहां सुरक्षित पहुंचाने की व्यवस्था होती है और फिर वहां उसे रखा जाता है। और एक निश्चित तारीख को जिस दिन मतदान की गिनती होती है वहां सारे राजनीतिक दलों के एजेंट भी रहते हैं और फिर वहां मतगणना का कार्य होता है। वहां सारे लोगों के साथ साथ उम्मीदवार रहते हैं और उसके एजेंट रहते हैं। इसके साथ साथ वहां मीडिया के लोग रहते हैं, अन्य लोगों को जाने की इजाजत नहीं होती है, ताकि आम लोग उस मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जान सकें कि सही तरीके से सब चीज हो रहा है। और फिर कुछ घंटे के बाद वहां से जो जवाब आता है कि कौन जीते और उसका फ्लैश होता है पूरे आम मतदाता के सामने और पूरी दुनिया के सामने कि ये जीते, इनकी सरकार बनी अथवा बनने की संभावना है, ये पार्टी आगे चल रहा है, ये पार्टी पीछे चल रहा है। इस तरह की बातें मतगणना के दिन होते रहती है। यहाँ पर देखते हैं भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। दरअसल अपने देश में कभी कभी चुनाव में गड़बड़ियां और धांधलियों के बारे में समाचार पत्रों में सुर्खियां बनते रहती है और कई तरह की खबरें आती है। जैसे मतदाता सूची में कभी कभी फर्जी नाम डालने की बात आती है, या जो मतदाता है वो शिकायत करते हैं कि मेरा नाम ही नहीं है। और कभी कभी शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग की बात आती है। और ऐसा भी बात आती है कि जो पैसे वाले हैं, अमीर हैं, वे पैसा ज्यादा खर्च कर रहे हैं चुनाव में। और चुनाव में धांधली जैसी बातें भी पहले ज्यादा आती थी, हालांकि अब इस तरह की वारदात बहुत कम हो गई है कि मतदाताओं को डराकर या फर्जी मतदान करने जैसी बातें अब दिन प्रतिदिन चुनाव आयोग ने भी हालांकि इस पर एक्शन लिया है और नहीं होता है। अब यदा कदा होती हो अलग बात है, लेकिन प्रशासन इस पर सख्त रवैया अपनाती है। और हम यह कह सकते हैं कि इतने बड़े देश में व्यापक पैमाने पर बहुत ज्यादा गड़बड़ियां नहीं होती है और कोई पार्टी हो वो सिर्फ कुछ धांधलियों के सहारे पूरे देश का जन समर्थन नहीं पा सकती है, पूरे क्षेत्र में समर्थन हासिल नहीं कर सकती है। चुनाव धांधलियों के सहारे नहीं जीता जा सकता। यहाँ पर देखते हैं स्वतंत्र चुनाव आयोग। दरअसल कहीं भी लोकतांत्रिक परिवेश में चुनाव सही तरीके से हुए हैं या नहीं हुए हैं, स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थिति पर यह निर्भर करता है कि जो चुनाव आयोग है वे कितने स्वतंत्र हैं और वे कितने निष्पक्ष रह पा रहे हैं। क्योंकि अगर सरकार का चुनाव आयोग पर दबाव रहेगा तो वे निष्पक्षता पूर्वक अपना काम नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग का स्वतंत्र रहना बहुत ही जरूरी हो जाता है। और चुनाव आयोग के संदर्भ में अपने देश की स्थिति काफी सकारात्मक है, काफी मजबूत है, क्योंकि चुनाव आयोग को यहाँ संविधान द्वारा काफी अधिक शक्ति दी गई है। उन्हें न्यायपालिका के समान ही शक्ति है। और एक बार चुनाव आयोग जब बन जाते हैं तो उसको आसानी से जब मन तब हटाया नहीं जा सकता है। और विपक्षी पार्टी की छोड़ दें, जो सत्ता पक्ष हैं वे भी जब मन तब चाहकर नहीं हटा सकते हैं। सरकार भी दबाव डालकर नहीं हटा सकती है। उनकी हटाने की प्रक्रिया वही होती है जो न्यायपालिका की होती है। इसीलिए अपने देश में चुनाव आयोग की स्थिति मजबूत है और दुनिया के अन्य किसी देश की अपेक्षा अपने देश में, इंडिया में चुनाव आयोग कहीं अधिक मजबूत स्थिति में दिखती है। जब चुनाव की बात होती है तो जब चुनाव की अधिसूचना जारी होती है उस समय से लेकर चुनाव परिणाम आने तक ढेरों काम होते हैं। इस बीच तक समस्त कार्य चुनाव आयोग के जिम्मे होता है और वे मजबूती से अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। आदर्श चुनावी संहिता को लागू कराने की जिम्मेवारी उनकी होती है और उनका उल्लंघन करने पर, कोई भी उल्लंघन करे, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करने का उन्हें अधिकार होता है। यहाँ तक कि चुनाव आयोग उस दौरान सरकार को भी दिशा निर्देश दे सकती है, किसी अधिकारियों को तबादले तक की बात कह सकती है और सरकार के कार्य पर भी जो है
अंकुश लगा सकती है। सरकार सरकारी मशीनरी का चुनावी दौरान में जो है उपयोग न करे, इस बात की व्यवस्था, इसकी देखरेख करना चुनाव आयोग की जिम्मेवारी होती है और चुनाव आयोग सरकार को सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने से रोकती है। और जितने अधिकारी कर्मचारी चुनाव में संलग्न रहते हैं वे सरकार के कर्मचारी उसमें नहीं माने जाते हैं, वे चुनाव आयोग के कर्मचारी हो जाते हैं और चुनाव आयोग अपने तरह से उन्हें डील करते हैं। गत दशक 2 दशक से चुनाव आयोग ने अपनी शक्तियों में और विस्तार किया। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग और शक्तिशाली हो गया। अपने जिस अधिकार का प्रयोग वे नहीं कर सकते थे वे अब करते नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनकी स्थिति मजबूत हुई है। सरकार को उसके गलत कार्यों के लिए फटकार भी लगाती है और अगर कहीं गलत तरीके से चुनाव संपन्न करा लिए जाते हैं तो वहां पुनर्मतदान की व्यवस्था होती है और वो चुनाव आयोग के निर्देशन में ही होता है। चुनाव आयोग को यदि लगता है कि वो सही तरीके से मतदान नहीं हुआ है तो फिर वे दोबारा चुनाव भी करवाते हैं। इन सब बातों के मद्देनजर हमें लगता है कि कहीं न कहीं चुनाव आयोग को संविधान द्वारा जो शक्ति प्रदान की गई है उसका वे अब पूर्ण उपयोग करते हैं, क्योंकि पहले जब चुनाव होते थे तो 2 महीना 3 महीना पहले से बहुत लोगों को परेशानी हो जाती थी, गाड़ी घोड़ा सब बंद हो जाता था, आना जाना परेशानी हो जाती थी, लाउड स्पीकर लेकर ढेरों प्रचार होते थे। लेकिन अब चुनाव आयोग ने इस तरह की व्यवस्था की है कि चुनाव प्रचार भी होता है और आम लोगों को परेशानी भी नहीं होती है। चुनाव आयोग जनता के हित को देखते हुए जनता को कम से कम तकलीफ झेलना पड़े, इन सब मामले में तो जरूर पहल की है और कोई कर्मचारी, कोई अधिकारी या कोई उम्मीदवार अपने पद का, अपने अधिकार का दुरुपयोग न करे, ऐसी भी बातें देखने को मिली है। निसंदेह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनाव आयोग ने अपनी बहुत ही शानदार भूमिका अपने देश में निभाई है। चुनावी प्रक्रिया सही दिशा में है या नहीं, इसकी जांच हम इस प्रकार भी कर सकते हैं कि इसमें लोगों का उत्साह किस प्रकार बना रहता है। हम कह सकते हैं कि चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगा तो अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी भी नहीं हो सकेगी। लेकिन वही हम देखते हैं कि दिनों दिन चुनावी प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, मतदान का प्रतिशत बढ़ रहा है। अगर हम तुलना करें तो यूरोप अथवा उत्तरी अमेरिका के लोकतांत्रिक देशों में मतदान प्रतिशत पहले की अपेक्षा कम हो गया है अभी, लेकिन भारत में यह मतदान प्रतिशत अस्थिर रहा है या तो फिर ज्यादा हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी का होना यह तय करता है कि हमारे यहाँ चुनाव स्वतंत्र होता है और निष्पक्ष हो रहा है। अपने देश में अमीर अथवा बड़े लोग की तुलना में गरीब और निरक्षर लोग ज्यादा संख्या में मतदान केंद्र तक पहुंचते हैं और मतदान करते हैं। वहीं अगर हम दूसरे देशों को देखें, पश्चिम के देशों को देखें, वहां जो लोकतंत्र पर दंभ भरा जाता है, अमेरिका में देखें तो वहां गरीब अफ्रीकी मूल के लोग और हिस्पैनिक लोग, ये लोग कम वोट डालते हैं। श्वेत लोग और श्वेत की तुलना में कम मतदान करते हैं। वहीं यदि अपने देश में देखें तो निम्न आय वर्ग वाले लोग, जिसे कि हम कम कहते हैं या गरीब हैं, निरक्षर हैं, कमजोर हैं, वे लोग अधिक संख्या में मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। भारत में यह भी देखा जाता है कि आम लोग समझते हैं कि चुनाव बहुत बड़ा चीज है और चुनाव के माध्यम से हम सरकार पर दबाव डाल सकते हैं, सरकार की नीति, सरकार का कार्यक्रम बनाने के लिए हम बाध्य कर सकते हैं। शासन संचालन में उनके वोट का भी योगदान है। लोगों को यह एहसास हो रहा है, जिस कारण दिनों दिन मतदान केंद्र पर अधिक से अधिक लोग पहुंच भी रहे हैं। आप भी अपने परिवार में अपने बड़ों से जो मतदान करने जाते हैं उनसे पूछिए कि वे क्यों मतदान केंद्र पर जा रहे हैं, या मतदान केंद्र पर क्या पहले इतने लोग जाते थे, अब उदासीनता लोगों से दूर हो रही है क्यों। यह हालांकि लोकतंत्र के हित में
बहुत ही अच्छी बात मानी जाएगी। लोग वोट देने जा रहे हैं। मत डालने के साथ साथ चुनाव संबंधी अन्य गतिविधियों में भी लोगों की सक्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और लोग या तो राजनीतिक दल के निकट आ रहे हैं अथवा उनके विचारधारा के निकट आ रहे हैं, उन पर सहभागिता निभा रहे हैं, उनमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, उनमें विचार विमर्श करते हैं, उसकी नीतियों में तुलना करते हैं। तो राजनीतिक केंद्र बिंदु को वे भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में चुनाव संपन्न कराए जाने के बाद यदि ऐसी स्थिति होती कि चुनाव में कुछ गड़बड़ियां होती रहती, धांधली होती रहती, तो हमेशा ताकतवर लोग ही जीतते, ऐसी बातें होती है। लेकिन ऐसी बातें यहाँ होती नहीं है। चुनाव चाहे केंद्र का हो या राज्य का, हर स्तर की पार्टी, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी अथवा क्षेत्रीय स्तर की पार्टी चुनाव जीतते भी रही है और पराजित भी होती रही है। वहीं अमेरिका जैसे देशों को देखें तो जो विधायक जीत जाते हैं वे जल्दी चुनाव फिर हारते नहीं अगले इलेक्शन में। लेकिन अपने यहाँ ऐसी स्थिति नहीं होती है, वे अगले बार चुनाव हार भी जाते हैं। और ऐसी भी स्थिति होती है कि पैसे वाले उम्मीदवार हो, जो बहुत पैसा बहा रहे हो, पानी की तरह खरीद रहे हो वोट, या कोई ताकतवर हो, वे भी चुनाव इस देश में हारे हैं और हारते हैं। कुछ एक बात छोड़ दें तो जो हारे हुए उम्मीदवार होते हैं वे भी स्वीकार कर लेते हैं कि हमें जनता ने जनादेश नहीं दिया, हमें बहुमत नहीं दिया, हम इस हार को स्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति भी अपने देश में देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां देखते हैं। तो ऐसा कई बार सुनने में, देखने को में तो नहीं सुनने में मिल जाता है। समाचार पत्रों की सुर्खियां बनती है कि जो है उन्होंने जो है पैसा बहाया, वोट खरीदा। लेकिन इस तरह के मामले अब बहुत ही कम ही देखने को मिलते हैं कि कोई पैसा के बल पर चुनाव जीत जाएगा। अब बात स्वरूप एक आध मामले यदि हो भी जाए तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अमूमन ज्यादातर संख्या में, ज्यादातर प्रतिशत में हमारे देश में चुनाव लोकतांत्रिक रीति से होते हैं, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं और सत्ता पक्ष या विपक्ष हर कोई इसे स्वीकारते भी हैं। हालांकि एक वर्ग ऐसा भी है देश में जो सोचते हैं कि आपको विकल्प ही नहीं मिलता है कि हम दूसरे उम्मीदवार का चयन कर सकें। जो उम्मीदवार है अच्छा है कि नहीं है, हमको उसी में से किसी को चुनना पड़ता है और यह विकल्प कहीं न कहीं हमें सीमित कर देता है। और चुनाव के मद्देनजर, स्वतंत्र चुनाव के मद्देनजर, अपनी इच्छा के चुनाव के मद्देनजर एक सैद्धांतिक रूप से एक चुनौतियां जरूर प्रस्तुत करती है। यह कई बार चुनाव के दौरान आरोप लगते रहते हैं राजनीतिक दलों पर कि उन्होंने टिकट खरीदा, बेचा और पैसे देकर के टिकट दिया अपने उम्मीदवार को। इस तरह की बातें भी सुर्खियां बनते रहती है। तो ऐसे में जो विपन्न होते हैं या जो जिसके पास पैसे की बहुलता नहीं है, तो उन्हें तो इस विशाल लोकतंत्र में अपना स्थान बनाने में कहीं न कहीं कठिनाई अवश्य होगी। और जो आपराधिक पृष्ठभूमि वाले दबंग हैं, काफी अधिक रसूख रखते हैं, उनके सामने कहीं न कहीं कभी कभी लगता है कि जो छोटे उम्मीदवार हैं तो उनकी हैसियत कमजोर पड़ जाती है। इस तरह की बातें व्यवहारिक रूप से आंशिक ही सही पर देखने को, सुनने को जरूर मिलती है। मतदाता ऐसा अनुभव करते हैं। वहीं इन चुनौतियों के बावजूद हम यह कह सकते हैं कि कुछ न कुछ कमी बेसी तो हर जगह होती है और दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देशों को देखें तो कुछ न कुछ खामियां तो हर एक जगह पाई जाती है। सबसे बड़ी बात है अपने देशों में कि लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति, मान्यताओं के प्रति, सिद्धांतों के प्रति लोग आस्था रखते हैं। इसमें उम्मीद देखते हैं कि यही हमारे देश के भविष्य को और सुंदर बनाएगा और अपना विकास करेगा। हर व्यक्ति इसमें विकास के सपने देखता है और अपने मनोनुकूल सरकार बनने की कामना करता है। उसे लगता है कि हमने सरकार बनाया और सरकारें भी चुनाव जीत कर जाती है तो कोशिश करती है कि आम लोगों के हित में कानून बनावे और ऐसा नहीं हो कि आम मतदाता हमसे नाराज हो जाए और कोई ऐसी काम भी नहीं करते हैं जिससे कि जनता का अहित हो। तो बहुत ऐसी बातें हैं जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में को अच्छा कर रही है, लोगों का विश्वास बना हुआ है। इन सब के बावजूद हम यह भी कह सकते हैं कि हर एक प्रणाली
100% खरा उतरे, 100% मतदाता की आकांक्षा पर यह कहा नहीं जा सकता है। और लेकिन विगत कुछ वर्षों से चुनाव प्रणाली में भी जितने अधिक सुधार क्रमशः देखने को मिल रहे हैं, इससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि चुनाव दिनों दिन फेयर होते जाएंगे, स्वच्छ सुंदर तरीके से होते जाएंगे और आम लोगों को भी लगेगा कि चुनाव अच्छी तरीके से देश में कराए जा रहे हैं। और यहाँ पर आपसे एक प्रश्न है कि आपको भी कुछ लगता होगा कि चुनाव प्रणाली में कुछ सुधार की जरूरत है। आप किन किन सुधारों की अपेक्षा रखते हैं, इसे आप अपने से लिखें और कमेंट बॉक्स में उत्तर दें। जनादेश को इस देश में न केवल सत्ता पक्ष ने मंजूरी दी है, बल्कि जो पराजित उम्मीदवार हो जाते हैं उन्होंने भी जनादेश को इस देश में मंजूरी दी है, हर हमेशा दी है, हर स्तर पर ऐसा हम देखते हैं। तो यह खूबसूरती हमारे देश के लोकतंत्र को और चार चांद लगाती है और निसंदेह आने वाले दिनों में हम कोशिश कर सकते हैं, हम उम्मीद रख सकते हैं कि हमारा लोकतंत्र विकसित होगा, नए सपने, नए इतिहास गढ़ेगा। और अब मिलते हैं आपसे अगले अध्याय के साथ। और इस बीच आप किताब को पढ़ें और जो प्रश्न उत्तर है उसे बनाने का कोशिश करें। और यदि कोई समस्या आती है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद।